बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर गांव के सभी लोग सुख शांति से जीवन बिताते थे, लेकिन 4 मूर्खों की हरकतों से हमेशा परेशान रहते थे। उन चारों का व्यवहार ही ऐसा था कि पूरा गांव उनसे तंग रहता और रोज उन्हें ताने देता था। वे चारों टिल्लू, गजोधर, नरदाहे और पन्नी, चारों अपनी अपनी मूर्खताओं में एक दूसरे से बढ़कर थे। अरे मूर्खों, शर्म करो। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, फिर भी यूं ही इधर उधर घूमते रहते हो। जाओ, कोई काम धंधा करो। रोटी भी शर्माती होगी कि वो किसके पेट में जा रही है। तुम्हारे माता पिता आखिर कब तक तुम्हें खिलाते रहेंगे? अरे यार, क्या हम सच में इतने बड़े हो गए हैं? अगर ऐसा है तो ठीक है, अब हम भी कोई काम धंधा करेंगे। कल हम सब काम की तलाश में निकलेंगे, वरना घर वाले हमें देखकर ही सोचते रहेंगे कि ये बड़ा कब होगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि कामकाज होता कैसे है। मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं। अरे गजोधर, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कामकाज क्या होता है? दिमाग छुट्टी पर गया है क्या? जब कोई इंसान सुबह से शाम तक मेहनत करता है, पसीना बहाता है और कुछ कमा कर लाता है, उसी को कामकाज कहते हैं, समझे? अरे वाह, अगर सुबह घर से निकलना और शाम को वापस आ जाना ही कामकाज है तो हम तो बड़े मेहनती निकले। फिर मुखिया जी ने हमें कामचोर क्यों कहा? हम भी रोज काम पर जाते हैं, बस फर्क इतना है कि हमारा काम एक ही जगह बैठकर कुछ न करने का होता है। और मानना पड़ेगा, इस काम में हम चारों माहिर हैं। वैसे भी हम लोग दिमाग वाला कामकाज करते हैं। अरे भाइयों, हर बात को मजाक में मत उड़ाया करो, कभी तो गंभीर भी हो जाया करो। अब फैसला पक्का रहा, कल हम सब काम की तलाश में निकलेंगे और अगर काम नहीं मिला तो कम से कम लोगों को यही यकीन दिला देंगे कि हम काम ढूंढ रहे हैं। आखिर कोशिश भी तो एक तरह का काम ही है। चारों एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और काम की तलाश में अपने गांव से दूर जाने की योजना बनाते हैं। चलते चलते दोपहर हो जाती है। भाइयों, क्या हम लोग सचमुच बहुत हैंडसम दिखते हैं? हाँ भाई, हम लोग बहुत हैंडसम हैं और साथ ही बुद्धिमान भी हैं। अरे देखो देखो, आज तो सूरज मानो हमें ही घूर रहा है। इतना पास लग रहा है कि जैसे कह रहा हो, भाइयों काम धंधा छोड़ो, पहले मेरी गर्मी सहने की प्रैक्टिस करो, तभी तो इतनी गर्मी लग रही है। अरे बुद्धुओ, वो सूरज भी शायद हमारी तरह काम की तलाश में निकला होगा, तभी तो सुबह सुबह ड्यूटी पर आ जाता है और शाम होते ही छुट्टी कर लेता है। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता क्या? देखो, प्रकृति भी हमें काम पर जाने की प्रेरणा दे रही है। टिल्लू भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दुनिया का हर इंसान अपने कामकाज के लिए निकलता है, कोई खेत में, कोई बाजार में, और हम भी निकल पड़े हैं काम की तलाश में। फर्क बस इतना है कि उन्हें काम मिल जाता है और हमें अनुभव मिल जाता है। भाइयों, हम लोग काफी देर से चल रहे हैं, क्यों ना इस जंगल में थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। थोड़ा आराम कर लेंगे, ताकत भी आ जाएगी, फिर नए जोश के साथ काम की तलाश में निकल पड़ेंगे। आखिर बिना आराम के मेहनत कैसी, और बिना मेहनत के हमारी तलाश कैसी? मित्रों, ये जंगल इतना विशाल है कि यदि हम कहीं खो गए तो क्या होगा? अरे भाइयों, मैंने तो सुना है कि दुनिया गोल है। और अगर सच में गोल है तो हम चाहे जितना भटक जाएं, घूम फिर कर यहीं मिलेंगे। इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं। और हाँ, तुम लोग समझदारों की संगत में कम बैठते हो, तभी दिमाग कम चलता है। मुझे देखो, मेरे पास तो इतना दिमाग है कि कभी-कभी खुद ही सोच में पड़ जाता हूँ कि इसे रखूं कहाँ। चारों उसी जंगल में विश्राम करने लगते हैं और सो जाते हैं। वे इतने थके हुए होते हैं
कि शाम को ही उनकी नींद खुलती है। जागने पर सभी को तेज भूख लगती है, इसलिए जो भोजन वे अपने घर से लाए थे वहीं बैठकर खाने लगते हैं। अरे भाइयों, जल्दी जल्दी भोजन कर लो, ये जंगल बहुत घना है और रात में तो सूरज भी छुट्टी पर चला जाता है, इसलिए पेट भर लो, वरना अंधेरे में रोटी ढूंढते रह जाओगे और फिर कहोगे कि काम की तलाश में निकले थे, खाना ही गुम हो गया। तभी उधर से एक साधु आते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास आकर रुक जाते हैं और उनकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। तुम लोग इस घने जंगल में क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे थे? ये जंगल बहुत घना और खतरनाक है। मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ रात बिता लेना और सुबह अपने रास्ते चले जाना। महाराज की जय हो। हम लोग काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में बहुत थक गए, इसीलिए यहीं विश्राम करते करते सो गए। अब तो शाम भी हो गई है और आज कोई काम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए यहीं ठहर कर आराम कर रहे हैं। इसके बाद चारों आपस में काफी देर तक बातचीत करते रहे। महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, हम लोग यहीं विश्राम कर लेंगे। यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम आपसे ले लेंगे। साधु शांत भाव से धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते साधु ने अनुभव किया कि जिन लोगों से वो मिले थे वे समझबूझ में कमजोर थे और बातों का सही अर्थ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए साधु ने मन ही मन निश्चय किया कि उनसे अधिक वाद विवाद या बातचीत करना उचित नहीं है। वो मौन और धैर्य के साथ अपनी राह पर आगे बढ़ गए, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय और परिस्थिति को समझकर ही शब्दों का प्रयोग करे। सभी उठ खड़े हुए और काम की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वे दूसरे गांव पहुंच गए। तभी एक वृद्ध व्यक्ति अपने जानवरों के साथ वहां से गुजरा। उसने अनजाने में उनकी बातचीत सुन ली और समझ गया कि वे लोग काम की तलाश में आए हुए हैं। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते, क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूं। ताऊ जी, हम लोग उदयपुर गांव से कामकाज की तलाश में आए हैं। हम सब बहुत ईमानदार हैं और हमें बहुत तेज भूख भी लगी है। ठीक है, ये लो, पहले तुम सब मेरा भोजन कर लो। मुझे ईमानदार लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। ये मेरे जानवर हैं, इनकी देखभाल करना और इन्हें चराकर वापस ले आना तुम्हारा काम होगा। ये बहुत ही आसान काम है। इसके बदले मैं तुम सबको प्रतिदिन 10-10 रुपए दूंगा, भोजन भी दूंगा और शाम को ताज़ा व पौष्टिक एक गिलास दूध पीने के लिए मिलेगा। रहने के लिए मेरे घर में एक कमरा भी दे दूंगा। तो बताओ, तुम्हें ये प्रस्ताव मंजूर है? सोच समझकर निर्णय लो। सभी आपस में काफी देर तक धीमे स्वर में विचार विमर्श करते रहे। वे एक दूसरे से कहने लगे, हमें काम मिल रहा है, साथ में पैसे भी मिलेंगे, भोजन मिलेगा और दूध भी। रहने के लिए कमरा भी दिया जा रहा है। ये हमारे लिए अच्छा अवसर है। हमारे पास पैसे होंगे तो लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और हमें सम्मान भी मिलेगा। वैसे भी ये कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ जानवरों को चराना और उनकी देखभाल ही तो करनी है। कुछ देर विचार करने के बाद सभी ने एक साथ कहा, हमें ये काम स्वीकार है, हम इसे करने के लिए तैयार हैं। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी सभी जानवरों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और आवश्यक निर्देश देकर वहां से चला गया। चारों जोर जोर से ठहाके लगाते हुए खुशी खुशी जानवरों की देखभाल करने लगे। जानवर भी शांतिपूर्वक चरते रहे। दोपहर के समय वहां से एक वजीर गुजरा। उन सबको देखकर वो ठिठक गया। कुछ क्षण रुककर उन्हें ध्यान से देखने लगा और फिर बोला, तुम्हारे जानवर बहुत अच्छे, स्वस्थ और सुंदर हैं। मुझे अपने घर के लिए दूध देने वाले जानवरों की आवश्यकता है। आजकल शुद्ध दूध मिलना कठिन हो गया है, अधिकांश में पानी मिला होता है। क्या तुम अपने ये जानवर मुझे बेचोगे? नहीं भाई साहब,
कृपया आप आगे बढ़िए। ये जानवर बिक्री के लिए नहीं है, हम तो केवल काम करने वाले लोग हैं और ये जानवर हमारे ताऊ जी के हैं, हमारे नहीं। हम उनका पता भी नहीं बता सकते। हम इतने भी नासमझ नहीं हैं कि अपनी रोजी रोटी खो दें। यदि ये जानवर बिक गए तो हमें काम कहाँ मिलेगा? अतः क्षमा कीजिए, आप आगे बढ़ें। क्यों ना इन्हें लालच देकर देखा जाए, शायद मान जाएं। एक बार फिर सोच लो, यदि तुम ये जानवर मुझे दे दो तो मैं तुम सबको अधिक धन दूंगा और निश्चिंत रहो, मैं इस बात की जानकारी किसी को नहीं दूंगा। हम मानते हैं कि हम लोग थोड़े नासमझ हो सकते हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और सामने जो मेरा दोस्त है वो तो पागल है। बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वजीर ने स्थिति को समझा और बिना कुछ कहे शीघ्र ही वहां से आगे बढ़ गया। उसके मन में ये धारणा बन गई कि इन लोगों से बात करना व्यर्थ है। शाम को वृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचा। उसने देखा कि चारों पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए हैं, पर उनके झुंड में से 2 जानवर कम हैं। ये देखकर वो चिंतित हो गया। अरे, तुम सब तो यहीं आराम से लेटे हुए हो, फिर जानवरों को कौन चरा रहा है? और उनमें से 2 जानवर कहाँ गए? ताऊ जी, जानवरों को हम क्यों चराएंगे? जहाँ उन्हें अच्छी घास मिलती है वे स्वयं ही चरने चले जाते हैं। आपने ही तो कहा था कि उनकी देखभाल करनी है, इसलिए हम यहीं लेटकर उन पर नजर रखे हुए थे। अब वे घास चरते चरते कहाँ चले गए ये हमें कैसे पता होगा? शायद कहीं पास में ही घास चर रहे होंगे। जब उनका पेट भर जाएगा तो वे वापस आ जाएंगे। आप व्यर्थ की चिंता ना करें, बैठिए और थोड़ा विश्राम कीजिए। हम लोग बहुत वफादार और ईमानदार हैं और अपनी जगह से एक कदम भी इधर उधर नहीं हुए। यहीं से हम जानवरों की देखभाल कर रहे थे। ताऊ जी, देखिए, पहले जानवर यहाँ घास चर रहे थे। उसके बाद वहाँ जाकर घास खाई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों ने उनकी कितनी ध्यानपूर्वक देखभाल की है। अतः कृपया हमारी ईमानदारी पर संदेह ना करें। अरे मूर्खों, मुझसे ही बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा तो व्यर्थ ही नुकसान हो गया। पता नहीं मेरे जानवर कहाँ चले गए। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने मेरे जानवर बेच दिए हों और अब जानबूझकर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हों ताकि मुझे इन पर संदेह ना हो। बेहतर होगा कि मैं इन्हें राजा के पास ले चलूं। वही इस विषय में उचित निर्णय करेंगे। अरे, तुम लोग बहुत थक गए होगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे भी दे दूंगा और भोजन भी करा दूंगा। ये सुनकर चारों बहुत प्रसन्न हुए। वे आपस में सोचने लगे कि ये काम कितना अच्छा है। बैठे बैठे पैसे भी मिलेंगे और भोजन भी। अब तो गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ेगी। वे सभी वृद्ध व्यक्ति के साथ चलते रहे और अंततः राजा के दरबार में पहुंच गए। दयालु और सदैव न्याय करने वाले राजा की जय हो। आपके समक्ष जो ये चारों खड़े हैं, इन्हें मैंने अपने जानवरों की देखभाल और चराने के काम पर रखा था। ये जंगल में जानवर चरा रहे थे, पर अब मेरे 2 जानवर कम हैं। मुझे संदेह है कि इन्होंने मेरे जानवर किसी को बेच दिए हैं। इनकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है महाराज। कृपया मुझे न्याय प्रदान करें। ताऊ जी, अब बहुत हो गया। कृपया हमें हमारी मेहनत का पारिश्रमिक दे दीजिए। हमने पूरे दिन बड़ी लगन से बैठकर निगरानी की है। इतनी मेहनत के बाद तो मजदूरी बनती ही है। 1, 2, 3। अरे, 1, 2, 3, ये क्या बात हुई? हम तो जंगल में 4 थे, यहाँ तो केवल 3 ही नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ताऊ जी ने ही हमारे एक साथी को गायब कर दिया हो ताकि उन्हें एक हिस्से की मजदूरी कम देनी पड़े? अजीब लोग हैं, कितने नासमझ हैं। सबकी गिनती तो 1 से ही शुरू होती है, लेकिन अपने को कोई गिन ही नहीं रहा है। सच में
ये लोग वाकई बड़े बेवकूफ हैं। महाराज, कृपया देखिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं। ये चारों दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वास्तव में ये मूर्ख नहीं है। महाराज, इन्हें कारागार में डाल दीजिए। ये बेईमान और चोर हैं। राजा काफी देर तक सभी की बातें ध्यान पूर्वक सुनते रहे और गहन विचार में डूब गए। वे मन ही मन सोचने लगे, कौन सही है और कौन गलत, ये केवल किसी एक की बात सुनकर तय नहीं किया जा सकता। कभी कभी जो सत्य होता है वो तुरंत दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। किसी निर्दोष को दंड मिलना अन्याय है, और जो वास्तव में अपराधी है उसे छोड़ देना भी उचित नहीं। अब सत्य क्या है और असत्य क्या, इसका निर्णय कैसे किया जाए? तभी उधर से वही वजीर आता है, उन चारों को देखता है और कहता है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सभी राजा साहब से मेरी शिकायत करने के लिए यहाँ आए हो? महाराज, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? इनमें कोई मूर्ख लगता है तो कोई पागल। इनसे दूर रहना ही उचित होगा। तुम इन्हें कैसे जानते हो? क्या तुम पहले कभी इन सब से मिले हो? हाँ महाराज, मैं आज ही दोपहर को जंगल में इन चारों से मिल चुका हूँ। ये वहीं जानवर चरा रहे थे। मैंने सोचा जानवर शायद इन्हीं के होंगे, तो मैं उन्हें खरीद लूं। मेरे घर में दूध की ज़रूरत भी थी। मैंने तो इन्हें अच्छे पैसे देने की बात भी कही थी, पर इन्होंने बताया कि जानवर इनके नहीं हैं, ये केवल उन्हें चराने के लिए बैठे हैं, इसीलिए ये बेच नहीं सकते। मुझे तुरंत जाने को कहा। एक ने दूसरे को पागल कहा और अपने को मूर्ख बताया। महाराज, आखिर क्या बात है जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं? ये वृद्ध व्यक्ति के जानवर थे जिन्हें ये चरा रहे थे। उस वृद्ध के अनुसार उनमें से 2 जानवर कम हैं, और उनका कहना है कि इन चारों ने उन्हें किसी के हाथ बेच दिया है। नहीं महाराज, मैं ये नहीं मान सकता कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। कभी भी नहीं। जब मैं इन्हें ज्यादा पैसे देने को तैयार था, तब भी इन्होंने मुझे भगा दिया था। इसलिए ये जानवर किसी और को बेच ही नहीं सकते। हाँ, मैंने भी इन चारों को अच्छी तरह देखा और समझा है। ये ऐसा नहीं कर सकते, और ताऊ भी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि तुमने खुद उन जानवरों को देखा था, तभी तो खरीदने की बात कर रहे थे। इसलिए दोनों ही अपने अपने स्थान पर सही हैं, और इनको दंड भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये बेगुनाह है। इतना तय है कि ये चारों भोले भाले और नासमझ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बूढ़ा आदमी इन लोगों को पैसे कहाँ से देगा? उसका तो पहले से ही नुकसान हो चुका है, और दूसरी बात, इन लोगों ने चाहे काम किया हो या नहीं, लेकिन इनकी ईमानदारी का इन्हें इनाम मिलना ही चाहिए। साथ ही बूढ़े आदमी के नुकसान की भरपाई करते हुए उसकी भी सहायता की जानी चाहिए। दरबारियों, इन चारों को कुछ अशर्फियां दे दी जाएं। ये ईमानदार हैं, इन्होंने जानवर नहीं बेचे हैं, और इन्हें इनके गांव वापस भेज दिया जाए। और मेरे सेनापति, तुम जंगल और आसपास के गांवों में ताऊ के जानवरों की खोज करो। जब तक जानवर मिल ना जाए तब तक खोज जारी रहे। यदि 2 दिनों के भीतर जानवर नहीं मिलते तो मेरी ओर से ताऊ के लिए जानवर खरीद कर दे दिए जाएं। हमारे शासन में कोई भी परेशान नहीं होगा। हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। राजा होना सिर्फ राज करना नहीं होता। राजा का असली धर्म है हर प्रजा को न्याय दिलाना। मैंने हमेशा कोशिश की कि किसी बेगुनाह पर अन्याय ना हो,
कि किसी की आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए। पर समय बहुत निर्दयी होता है। ये राजपाट, ये सिंहासन एक दिन मुझसे छिन जाएंगे। समय इतना शक्तिशाली है कि राजा को भी बदल देता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सत्ता, न वैभव, न जीवन। लेकिन अगर कुछ अमर रहेगा तो वो मेरा न्याय होगा, और शायद उसी न्याय में मेरा अस्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा। ये सुनते ही दरबार में उपस्थित सभी लोग तालियां बजाने लगे और पूरे उत्साह के साथ राजा की जय जयकार करने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की मजेदार वीडियो ने आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आप सभी का है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी मुस्कान है।